नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का क्विक रीजन। देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि बता चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट का 15 से 20 पेज में अगर आपने नोट्स बना लिया पढ़ करके पूरा कंक्लूजन सार, तब तो ठीक है, नहीं तो घटना चक्र रिवीजन के लिए बहुत बेहतर बुक है। और आपको इसको हर एक एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है पॉलिटिक्स जो शब्द के बारे में कह रहा है कि द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स। ठीक ना? द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स which itself is derived from the Greek word polis, that means a city, state. The general form of political organization in ancient Greece. The sophist, wandering teacher of wisdom. The sophist, the wandering teacher of wisdom, particularly Protagoras and Gorgias in Athens. Protagoras and Gorgias in Athens were the first expound a political theory. Later on, Socrates, Plato, and Aristotle continued to conduct the scientific study of the various problems concerning the state and गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल शब्द पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिक्स से जुड़ी है। और पोलिस का मतलब क्या होता है? सिटी, स्टेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर चीज़ें काम लायक नहीं दी गई हैं। मैं इसको देख चुका हूँ दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पर काम लायक चीज़ें दी गई हैं, दन दनादन हम और लोग वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। एरिस्टोटल, द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलासफर। एरिस्टोटल कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। ग्रीक फिलासफर, हाउ एवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो एंड हिज टीचर्स टीचर सोक्रेटिस। तो एरिस्टोटल के टीचर कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के टीचर कौन थे? सोक्रेटिस थे। इन दोनों से आगे निकल गए एरिस्टोटल। किस मामले में? देखिए, नाउ एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट। साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट, while Manu is considered to be the first political thinker of India। क्या कह रहा है? मनु is considered to be the first political thinker of India. His famous book Manu Smriti is regarded as the first book of law in India। तो दोस्तों, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है और ये भारत की पहली लॉ की बुक बताई जाती है। ठीक है ना? लॉ की इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। अब देखिए, आप जानते हैं कि कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य कहते हैं, लाटर ऑन इट वाज कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, हु फार्म्ड एंड फार्मुलेटेड थिंकिंग एंड गेव इट ए कंक्रीट फॉर्म इन द शेप ऑफ ए बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, ए वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ए वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो भारत की तरफ से दोस्तों देखिए, पहले तो अगर वर्ल्ड में देखें तो एरिस्टोटल आ गए। एरिस्टोटल के बाद भारत के संदर्भ में देखें तो मनु आ गए, जो मनु स्मृति लिखे हैं। और इनके बाद जो आ गए कौटिल्य, जिनको आप लोग चाणक्य भी कहते हैं। और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र नामक बुक लिखे हैं, ये क्या है? ये वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी है। ठीक है ना दोस्तों? कई बार पूछ लेता है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये किस चीज़ पर आधारित है, तो बहुत लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्र नाम है तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो मौर्य काल के पॉलिटिकल सिचुएशन पर और पॉलिटिक्स के बारे में आधारित है दोस्तों। इन हिज फेमस बुक्स पॉलिटिक्स एरिस्टोटल हैज asserted man is by nature a political animal and he who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity or below it। ये इनका एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एरिस्टोटल हैज asserted। अभी तुरंत हम लोग फिर इसके बाद भारत के संदर्भ में चलते हैं। इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एरिस्टोटल हैज asserted मैन इज बाय नेचर ए political animal and he who by nature and not by mere accident is without state, ठीक है ना, is either above humanity or below it। अब चलिए आगे चलते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं दोस्तों। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक ना, कि इंडिया क्या है। इंडिया क्या है दोस्तों, एक स्टेट्स का यूनियन है। इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इन पांचों शब्द याद रखेंगे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों, SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर with a parliamentary system of government। The republic is governed in the terms of constitution। The republic is governed in the terms of constitution which was adopted by Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into force on 26 January 1950। तो बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपका संविधान एडाप्ट किया गया था, अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को एडाप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों, इनैक्ट हुआ था, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं। ये एडाप्ट है, ये इनैक्ट है। एंड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26 1950। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनविसेजेज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है दोस्तों, फेडरल है, फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ मेनी यूनिटरी फीचर्स, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों दोनों का मिक्सअप कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनविसेजेज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ मेनी यूनिटरी फीचर्स। The President of India is the constitutional head of executive of the union, ठीक है दोस्तों। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो प्रेसिडेंट ही दोस्तों कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है केंद्र सरकार की। और आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, फर्स्ट प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। देखिए कितना बेहतरीन शब्द है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। अब चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 74
क्लाज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना दोस्तों, तो जो आर्टिकल सामने आते रहे उसको देखते रहे। ठीक है, हम लोग फिर एक बार देखेंगे। कह रहा है कि 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister as its head to aid and advise the president advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। देखिए, तो एडवाइज और एडवाइस दोस्तों ये नाउन और वर्ब में डिफर होता है, आप जितना जानते होंगे। ये एडवाइज है और ये एडवाइस है। हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर दज वेस्ट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर दज वेस्ट्स in the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो रियल कह रहा है, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसमें है दोस्तों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है दोस्तों हेड तो करते हैं, लेकिन वो एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक ना। अब देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा, संसद के प्रति नहीं। देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं लोग कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोस्तों ये ऑप्शन में दे देता है कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दोस्तों लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही कह रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा। सिमिलरली इन द स्टेट गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड in whom real executive powers vests। ठीक है दोस्तों, in whom executive power vests। चलिए आगे चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जिस तरह से सेंटर में था दोस्तों हाउस ऑफ द पीपुल, अर्थात लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल था, तो स्टेट में किसके हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के स्टेट हो गया दोस्तों। ठीक है ना। इसके बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाना। आप पढ़ने के लिए चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शार्ट्स में नोट्स नहीं बनाए दोस्तों, शार्ट में नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उसके लिए ल्यूसेंट बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों। ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोवाइड्स फॉर वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द पार्लियामेंट। तो रेजिडुअल पावर्स किसके पास चला जाता है दोस्तों? भारत में रेजिडुअल पावर्स जो है केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में रेजिडुअल पावर्स दोस्तों स्टेट्स के पास है। और रेजिडुअल पावर्स क्या होते हैं? रेजिडुअल पावर्स दोस्तों, जैसे जब संविधान बना उस समय बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट तो था नहीं, तो जो आईटी से संबंधित कानून है दोस्तों ये उधर को चले गए। और जैसे मान लीजिए कि स्पेस साइंस है, ये सब चीज़ें जो नई नई चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, तो जिसका मैंने संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो रेजिडुअल पावर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना। तो अभी जो सामने जब संविधान बना उस समय जो चीज़ सामने थी वो सब तो बंटवारा हो गया कि ये केंद्र को जाएगा, ये स्टेट को जाएगा। लेकिन रेजिडुअल पावर्स में ये कहा गया है कि जो चीज़ें के बारे में नहीं कहा गया कि केंद्र को होगा कि स्टेट को होगा, वो किसको चले जाएंगे? सेंटर को चले जाएंगे।
वही कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन distributes legislative power between parliament and the state legislature and provides for vesting of residual powers in parliament. The power to amend the constitution also vests in parliament. ठीक है दोस्तों, तो रेजिडुअल पावर्स भी पार्लियामेंट को चला गया और संविधान को संशोधित करने का भी पावर किसके पास चला गया? पार्लियामेंट के पास चला गया। चलिए हम लोग देखते हैं धीरे धीरे शार्ट में रिवाइज करने के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया है, ठीक ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड चीफ इलेक्शन कमीशंस, ठीक ना। फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, सीएजी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, चीफ इलेक्शन कमीशंस। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्री नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, ठीक है दोस्तों। कंट्री का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब देखिए गवर्नमेंट टाइप क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इन 5 शब्दों को याद रखेंगे दोस्तों, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये इन 5 शब्दों को ही पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट टाइप विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल का आप जानते हैं न्यू दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। अब दोस्तों क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। तो देखिए 29 स्टेट्स थे ना, 7 यूटीज। तो जम्मू कश्मीर स्टेट से निकला तो ये आ गया। नहीं ठीक है, इसको आप कंफर्म करके बताइएगा। हमारे अनुसार तो ये वैसे काउंट करके तो मैं भी बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब बाइफरकेट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बना गया तो 9 यूटीज हो गया। और जम्मू कश्मीर जब निकल गया तो 28 स्टेट्स हो गया। ये भी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा मत समझे कि ये सब नहीं पूछ जाएंगे। आप प्रश्न प्रीवियस पेपर देखेंगे। इंडिपेंडेंस जो दोस्तों 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 हो गया जनवरी 1915। लीगल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज the fountain source of legal system in the country. The fountain source of legal system in the country. Executive branch, the president of India is the head of the state, while the prime minister is the head of the government and runs office। ये इसमें रिसेंट में क्या है दोस्तों कि देखा गया कि जहाँ पर छोड़ा है FIC छोड़ दिया है, ठीक ना। FF ज़्यादा जगह छोड़ा हुआ है। एंड रन्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु फॉर्म्स द कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो प्रेसिडेंट जो दोस्तों राज्य के हेड हैं, राज्य माने देश को राज्य ही कहा गया दोस्तों। और प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? गवर्नमेंट के हेड हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच, इंडियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, फॉर्मिंग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, फॉर्मिंग बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए
judicial branch. Supreme Court is the apex body of the Indian legal system, followed by other high courts and subordinate courts. Supreme Court of India is the apex body of the Indian legal system, followed by the high courts and subordinate courts. चलिए आगे चलते हैं। फ्लैग डिस्क्रिप्शन, फ्लैग के बारे में आप जानते हैं क्या है? नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डी सैफरन, देखिए यहाँ पर डबल एफ छोड़ दिया है, केसरिया एट द टॉप, वाइट इन द मिडिल एंड क्या हो गया, डार्क ग्रीन एट द बॉटम। तो देखिए सैफरन टॉप पर हो गया, वाइट जो हो गया दोस्तों मिडिल में हो गया, और ग्रीन जो हो गया डार्क ग्रीन, SWG at the bottom in equal proportion. At the center of the white brand a navy blue is, क्या कर रहा है, at the center of the white brand is a navy blue wheel which is representation of the Ashok Chakra at सारनाथ। तो इसी में दोस्तों ब्लू कलर में आपका क्या है, व्हील है, चक्र है, नेवी ब्लू व्हील। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं इसलिए आपको बताया SWG, क्योंकि ये भी पूछ लेता है दोस्तों, जब अंदर जाता है कभी कभी तो इसमें पूछ लेता है कि ऊपर फ्लैग में कौन सा है, कूट बना करके देता है खूब बढ़िया से। और इसी वाइट में दोस्तों मैंने मिडिल में सेंटर में क्या है आपका नेवी ब्लू कलर का व्हील है, जिसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेशनल डेज, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, महात्मा गांधी बर्थडे। तो गांधी जयंती जो मनाई जाती है दोस्तों उनके बर्थडे पर मनाई जाती है, जो 2 अक्टूबर को होती है। ये नेशनल डेज हैं दोस्तों, राष्ट्रीय दिवस। क्या कह रहा है, सोर्स गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन लॉ of a country which ordains the fundamental principle on which the government or the governance of that country is based. It lays down the framework and principal functions of various organs of the government as well as the modalities of interaction between the government and its citizens, with the exception of the United Kingdom UK. Almost all democratic countries possesses a written constitution. तो यूके जो है दोस्तों एक्सेप्शन अपवाद है, यूके में संविधान लिखा हुआ नहीं है। इंडिया also possesses an elaborate written constitution which was enacted by a constituent assembly specifically set up for the purpose. ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज आएंगे मैं आपको हाईलाइट करके बताते रहूंगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड and given to themselves, framed and given to themselves by the, क्या करेगा, by the people of India, by the people of India, was adopted by the Constituent Assembly, was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1914
came into full operation with effect, देखिए डबल एफ यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों, डबल एफ फ्रॉम 26 जनवरी 1950. The Constitution as originally adopted had 22 parts, 395 articles and 8 schedules. ये भी याद रखेंगे दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे. इट्स प्रेजेंट टेक्स्ट इज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो अभी अब वर्तमान में देखेंगे उसमें समय समय पर संशोधन किया गया है. अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देखना जरूरी है दोस्तों. इवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना. although the system of ancient India do have although the systems of ancient India do have their reflection in the Constitution of India, the direct source of Constitution lie in the administrative and legislative developments of British period. क्या कह रहा है, यद्यपि although the system of ancient India do have their reflection in the Constitution of India, एंशियंट इंडिया का रिफ्लेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड. ए कंसाइज एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड इवेंट दैट कल्मिनेटेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन हियर. तो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बताया जाता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन हियर. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857. ठीक है दोस्तों. अब देखिए इसमें पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमिटी हेडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ. ठीक है दोस्तों. दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए कमिटी headed by the British Prime Minister Lord North. Governance of the last East India Company was put under British parliamentary control. तो अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो दोस्तों का गवर्नेंस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा. ठीक है दोस्तों. अब देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल was nominated as Governor General for all the three presidency of Calcutta, Bombay and Madras. Warren Hastings was the first such Governor General. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों. ठीक है ना. इसमें जो आपको देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सब. तो ये दोस्तों तो देखिए क्या कह रहा है कि लॉर्ड नॉर्थ के समय में आया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गवर्नेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में हो गया और बंगाल के गवर्नर को दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया. और उसके बाद जो है अदर 3 माने प्रेसिडेंसी जी थे दोस्तों कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये इसके अंदर आ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. देखिए क्या कह रहा है, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. वारेन हेस्टिंग्स was the first such
गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग दोस्तों ऐसा पहला गवर्नर जनरल था। तो इसके संबंध में मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप धैर्य रखिए ताकि सबको याद हो जाए। देखिए मेरा बताने का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ सकते हैं स्वतः, लेकिन इसमें जो क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कुछ जो ट्रिक हैं याद करने के, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट आ गया। गवर्नर जनरल वाज empowered to make rules, regulations, and ordinances with the consent of the Supreme Court. With the consent of the Supreme Court. तो गवर्नर जनरल को to make rules, regulations, and ordinances with the consent of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी उसी समय से लागू है, ठीक है ना। आज भी सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ सुप्रीम है। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि इट वाज इनेक्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू ब्रिंग अबाउट बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना दोस्तों। बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनीज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स्थ मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है दोस्तों यहीं से बनते हैं। ए 6 member board of controllers was set up which was headed by a minister of the British government. Which was headed by a minister of British government. All political responsibilities were given to this board. तो क्या कह रहा है कि इसमें जो दोस्तों एक 6 member का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर घोषित सेटअप हो गया, और which was headed by a minister of the British government. All political responsibilities were given to this board. देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी देखिए इसको स्नैच किया जाएगा इससे, बोर्ड से। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज वेयर अंडर द परव्यू ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो पॉलिटिकल जो देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दिया गया, और ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इशू अंडर द परव्यू ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को चला गया। प्रोविंसेज हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसी समय से देख रहे हैं कि गवर्नर का पावर आने लगा। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसमिस द फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल हो जाए। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793। मेन प्रोविजन ऑफ दिस प्रीवियस एक्ट वेयर कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट। मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स वेयर consolidated in this act, provided for the payment of salaries of the members of the board of controllers from Indian revenue. Members of the board of controllers, ठीक है ना दोस्तों। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो ये बने थे 6 member कमेटी, इसकी बात कर रहा है कि इनकी सैलरी को कहाँ से दिया जाएगा। From Indian revenue. Courts were given the power to interpret rules and regulations. 1793। अब चलिए देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एन इंड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली 1813। याद रखिएगा, इसी तरह से पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा दोस्तों
ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया तो 1813 के द्वारा। पावर्स ऑफ द थ्री काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेर enlarged. They were also subjected to greater control of the British Parliament. अब क्या कह रहा है कि पावर्स ऑफ द थ्री काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वेयर enlarged. They were also subjected to greater control of British Parliament. तो धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथों में कंट्रोल लेती जा रही थी दोस्तों। क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया, ये भी पूछता है दोस्तों। किस एक्ट के द्वारा दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अलाउ किया गया? तो 1813 के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वेयर empowered to levy taxes. Local autonomous bodies were empowered to levy taxes. तो 1813 के द्वारा ही दोस्तों देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली को फिनिश किया गया, ख़त्म किया गया, एंड किया गया दोस्तों। और इनको जो थ्री काउंसिल्स थे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इनके पावर को इनलार्ज किया गया, लेकिन इनलार्ज करने के साथ साथ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गए, ग्रेटर कंट्रोल। मिशनरीज को दिया गया 1813 में, और लेवी टैक्स से चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1813 के बाद 1833 वाला आता है। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल्स वेर गिवन वास्ट पावर्स। दिस काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द इंडियन सब्जेक्ट, टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। Whole of Indian subject to the approval of the Board of Controllers. The council got full powers regarding revenue, and a single budget for the country was prepared by the Governor Generals. A single budget for the whole country was prepared by the Governor General. East India Company was reduced to an administrative and political entity, and several lords and ministers were nominated as ex officio। देखिए यहाँ पर डबल एफ आई छोड़ दे रहा है, ये लिसेंट में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। and several lords and ministers were nominated as ex officio members of the board of controllers। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बना था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, उसी की बात कर रहा है दोस्तों। नहीं देखिए दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आए थे 1784 के द्वारा, 1784 के द्वारा आए थे, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, एंड हिज काउंसिल्स एज द इंडियन काउंसिल। क्योंकि इसको देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावर भी दे दिया गया। तो ये था दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये क्या कह रहा है? दिस वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट्स एंड इट मेड इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन। दिस एक्ट फॉलोड, तो ये लास्ट था दोस्तों, चार्टर एक्ट में ये लास्ट था। अब इसके बाद देखेंगे
फिर अलग प्रकार के परिवर्तन आएंगे। 1857 की क्रांति होती है, फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। चलिए, दिस एक्ट फॉलोड ए रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर जनरल डलहौजी फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो डलहौजी बनाया था, उसके बाद यही करा है कि दिस एक्ट फॉलोड ए रिपोर्ट, फॉलोड का मतलब पीछे आया। 1853 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है दोस्तों, एक डलहौजी रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर इसको किया गया। दिस एक्ट फॉलोड ए रिपोर्ट ऑफ देन गवर्नर जनरल डलहौजी, देख रहे हैं ना, देन गवर्नर जनरल डलहौजी, उस समय जो गवर्नर जनरल डलहौजी था, फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ए सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज अपॉइंटेड। क्या कह रहा है कि ए सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वेयर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। तो काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को दोस्तों अलग कर दिया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब कह रहा है कि कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी दोस्तों एक परीक्षा के माध्यम से होगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हम लोग देख रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी सूटेबल टाइम। ठीक है ना, एनी सूटेबल टाइम कह दिया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी सूटेबल टाइम। तो कहा गया कि कंपनी के गवर्नेंस को दोस्तों सही समय आने पर ख़त्म कर दिया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। अब देखिए क्या कह रहा है कि लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये देखिए क्या आता है। जब ये बदलाव दोस्तों 1858 का जो आया है, ये 1857 की क्रांति के बाद आता है, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए क्या आता है। ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेंटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एन अपरेंट कंसिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश का क्राउन जो है अपने हाथ में भारत की शासन को ले लिया। डिस्क्राइब्ड एज एन आर्म्ड सेपोई म्यूटिनी बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति को दोस्तों ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कहते हैं, सेपोई म्यूटिनी कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। वो कहते हैं कि सिपाहियों ने विद्रोह किया, और भारतीय कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये अंतर है। तो अंग्रेज कहते हैं दोस्तों कि ये केवल सिपाहियों का एक विद्रोह था 1857 वाला, लेकिन भारतीय कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वार था, युद्ध था। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। It provided for absolute imperial control over India without any popular participation in the administration of the country. The powers of the crown were to be exercised by the Secretary of State for India। देखिए अब Secretary of State आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना।
The powers of the crown were to be exercised by the Secretary of State for India, assigned by a council of, assisted by a council of 15 members, 15 सदस्य थे दोस्तों, नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए, चलिए आगे चलते हैं। कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज हेडेड बाय ए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो कंट्री को किस में डिवाइड कर दिया गया? प्रोविंसेज में डिवाइड कर दिया गया। कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज हेडेड बाय ए गवर्नर और ए lieutenant governor aided by his executive council. Provincial governments had to function under the superintendence, direction and control of the governor general in all matters. क्या कह रहा है? Provincial governments had to function under the superintendence, direction and control of the governor generals in all matters. ठीक है दोस्तों, all the authority for the governance of India was vested in the governor generals in council, who was responsible to the secretary of state. Who was responsible to secretary of state. The Secretary of State was ultimately responsible to the British Parliament. तो मिनिस्टर ही तो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वही कारक द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हम लोग देखे थे दोस्तों, जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। 1813 चार्टर एक्ट द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाय दिस एक्ट पावर्स ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, governed India through the Governor Generals, assisted by an executive council. तो ये हो गया दोस्तों 1861 का हम लोग एक्ट देख रहे हैं। दिस एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपुल with the work of legislation by nominating them to his expanded council. तो ये दोस्तों इंडियन पीपुल को भी नॉमिनेट करने लगा, ठीक ना। दिस एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव, कैसे रिप्रेजेंटेटिव? एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपुल with the work of legislation by nominating them to his expanded council. This act provided that Governor General's Executive Council should include certain additional non-official a legislative council non-official members also while transacting legislative business as a legislative council, but this legislative council was neither representative nor deliberative in any sense.
It decentralized the legislative power of the Governor General's Council and vested them in the governments of Bombay and Madras. तो ये डिसेंट्रलाइज कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये बोरिंग होता है लेकिन यही जड़ है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। अब क्या कह रहा है, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड द provincial legislative councils, while the non-official members of the provincial councils were to be nominated by certain local bodies such as universities, district boards, municipalities and जमींदार CTC। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दो प्रकार की काउंसिल की बात कर रहा है। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए यहाँ पर लिखा है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पर लिखा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या कह रहा है कि द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, while the non-official members of the provincial councils were to be nominated by certain local bodies such as universities, district boards, municipalities and zamindars. Councils were to have the power of discussing the budget and addressing question to the executive। तो इसमें दोस्तों डिस्कसिंग द बजट का पावर मिला काउंसिल्स को। द काउंसिल्स वेयर टू हैव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म आता है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। Reforms recommended by then Secretary of State for India Lord Marley and the Viceroy Lord Minto were implemented by the Indian Council Act 1909। क्या कह रहा है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड मार्ले जो थे दोस्तों, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो वायसराय थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1892 to 60 एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूडिंग executive councillors। The size of provincial legislative councils was enlarged by including elected non-official members so that the official majority was gone। क्या कह रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात कर रहा है। The size of provincial legislative councils was enlarged by including elected non-official members so that the official majority was gone। An element of election was also introduced in the
legislative council at the center, but also here the official majority was maintained। तो सेंटर में दोस्तों ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन रखा गया। was also introduced in the legislative council at the center। यहाँ पर भी इलेक्शन को किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सेंटर में क्या किया गया दोस्तों कि मेजॉरिटी को मेंटेन रखा गया, जबकि स्टेट में मेजॉरिटी खत्म हो गई दोस्तों, ठीक है ना। Legislative councils were empowered to move resolutions on the budget and on any matter of public interest except certain specific subjects such as armed forces, foreign affairs, देखिए यहाँ पर भी WF छूट गया है, ठीक है ना, affairs and the Indian states। कुछ चीज़ों को छोड़कर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर empowered to move resolutions on the budget and on any matter of public interest। तो ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ये पूछा जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये, मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। तो पहली बार दोस्तों इसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, दिस एक्ट वाज पास्ड टू कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ प्रीसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आता है अब 1919 में दोस्तों मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड। तो 1909 में एमएम आते हैं, मार्ले मिंटो आते हैं 1909 में, और 1900 में दोस्तों एमसी आते हैं, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए क्या कह रहा है, द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मिस्टर E.S. Montagu and the Governor General Lord Chelmsford formulated proposals for the Government of India Act 1990। तो ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे E.S. Montagu, और गवर्नर जनरल कौन से, चेम्सफोर्ड थे दोस्तों, गवर्नर जनरल। और इन्होंने बनाया 1919 वाला, responsible government in the provinces was to be introduced। Responsible government in the provinces was to be introduced without impairing the responsibilities of the governor, without impairing the responsibilities of the governor through the governor generals for the administration of the province by resorting to device known as डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो दोस्तों इसी में लागू किया गया, ठीक ना दोस्तों, किस में, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला से डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। क्या कह रहा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाज टू बी introduced without impairing the responsibilities of the governor through the governor generals for the administration of the province by resorting to device known as डायरकी और डुअल गवर्नमेंट। तो पहली बार डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो दोस्तों 1919 के द्वारा लाया गया,
और 1909 वाला किससे जाना जाता है दोस्तों? वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स कम्युनिटी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। The subject of administration were to be divided into two categories, central and provincial. Central and provincial. Central subjects were those which were exclusively kept under the control of central government. Provincial subjects were subdivided into transferred and reserved subjects. ये हम लोग देख रहे हैं 1919 का दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council, in which the proportion of elected members was raised to 70%। क्या कह रहा है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो में डिवाइड कर दिया गया, ठीक ना, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। उसके बाद ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers responsible to the legislative council, in which the proportion of elected members was raised to 70%. The reserved subjects were to be administered by the governor and his executive council with no responsibility to legislature। देखिए क्या कह रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट में दोस्तों वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ नो रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द लेजिस्लेचर, जिसका लेजिस्लेचर के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तो एक हिसाब से कहिए तो ये गवर्नर्स के लिए रिजर्व हो गए, जब आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो रिजर्व हो गए आपके लिए। प्रीवियस सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स वाज रिलैक्स्ड। क्या कह रहा है दोस्तों? The previous central control over the provinces in administrative, legislative and financial matters was relaxed. Source of revenue were divided into two categories so that the provinces could run the administration with the revenue raised by the provinces themselves. The provincial budget was separate from the central budget. 1919 में द्वारा provincial budget was separated from the central budget. The provincial legislature was empowered to present its own budget and levy its own taxes relating to the provincial sources of revenue. The central legislature retained power to legislate for the whole country on any subject। देख रहे हैं आज ही का ढांचा लगभग दिख रहा है। The central legislature retained power to legislate for the whole country on any subject, on any subject। तो राज्य वाले सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेचर को दोस्तों होल कंट्री में किसी भी सब्जेक्ट पर नियम बनाने का अधिकार था। द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वाज रिटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग दैट ए प्रोविंशियल बिल इवन दो assented by the governor would become law only when assented to also by the governor generals।
देख रहे हैं क्या कर रहा है, बहुत control of governance over provincial elections was retained by providing that a provincial bill, even though assented by the governor, would become law only when assented to also by the general. The governor was empowered to reserve a bill for the consideration of Governor General if it was related to some specific matters. Governor General in Council continued to remain responsible only to the British Parliament through the Secretary of State for India. Indian legislature was made more representative and for the first time bicameralism. क्या कह रहा है? The Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral. तो बाइकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया गया है? देख रहे हैं 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. अपर हाउस वाज नेम्ड काउंसिल ऑफ स्टेट. अपर हाउस आज भी यही कहते हैं. दिस वाज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर्स ऑफ whom 34 were elected. Lower house was named the Legislative Assembly. This was composed of about 144 members, of whom 104 were elected. तो बाइकैमरलिज्म आ गया तो लोअर हाउस और अपर हाउस तो आएगा ही दोस्तों. तो अपर हाउस में 60 मेंबर्स, 34 वेर इलेक्टेड, और इसमें जो लोअर हाउस में 144 मेंबर्स, 104 वेर इलेक्टेड. इलेक्टोरेट्स वेयर अरेंज्ड ऑन ए कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस, डेवलपिंग मार्लिमेंटो डिवाइस फर्दर. मार्लिमेंटोस में क्या किया गया था दोस्तों? केवल मुस्लिम्स के लिए दोस्तों सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी. ठीक है ना? मार्लिमेंटो में क्या किया गया था? केवल मुस्लिम्स के लिए बात की गई थी. लेकिन ये क्या कर दिए दोस्तों? देख रहे हैं क्या कह रहा है? इलेक्टोरेट्स वेयर अरेंज्ड ऑन ए कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस, डेवलपिंग द मार्लिमेंटो डिवाइस फर्दर. गवर्नर जनरल ओवरराइडिंग powers in respect of central legislation were retained as follows. Governor General's overriding powers in respect of central legislation were retained as follows. His prior sanction was required to introduce bills relating to certain matters. ये आज भी काम करता है दोस्तों. ठीक ना? His prior sanction was required to introduce bills relating to certain matters. He had the power to veto or reserve for consideration of the Crown any bill passed by Indian legislature. He had the converse power of certifying bill or any grant reviewed by the legislature. जो लेजिस्लेचर जो दोस्तों जिसको मना कर दे उसको भी सर्टिफाई करने का उसके पास अधिकार था. ही हैड द कन्वर्स पावर ऑफ सर्टिफाइंग बिल्स एंड आर एनी ग्रांट्स रिफ्यूड बाय लेजिस्लेचर. ही कुड मेक ऑर्डिनेंसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो ऑर्डिनेंस बनाने का भी अधिकार इसको मिल गया था. अब देखिए आते हैं साइमन कमीशन. ठीक है दोस्तों? तो
कहा यह गया था दोस्तों कि 1919 में ये कहा गया था कि 10 वर्ष के अंतराल पर एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन साइमन कमीशन देख रहे हैं कि पहले ही आ गया। दिस कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन constituted in 1927 to inquire into the working of the Act of 1919। ये 1919 के वर्किंग के रूप में जांच करने आया था दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में, और इसके हेड कौन से, जॉन साइमन। चलिए आगे चलते हैं। प्लेस्ड इट्स रिपोर्ट इन 1930, 1927 में आया और 30 में रिपोर्ट दे दिया। द रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी एग्जामिन करनी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली, उसके द्वारा उसी के आधार पर बनाया जाना था। तो अब देखिए साइमन कमीशन के बाद दोस्तों आया, जैसा कि कहा जा रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेज एंड इंडियन स्टेट्स नेटिव स्टेट्स एट यूनिट। ये फेडरेशन बना दिया, ठीक है दोस्तों। द एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेज एंड इंडियन स्टेट्स नेटिव स्टेट्स एज यूनिट। तो राजाओं को भी मान्यता देकर के फेडरेशन बनाने की बात कर दिया। इट वाज ऑप्शनल फॉर इंडियन स्टेट्स टू ज्वाइन द फेडरेशन एंड सिंस दे नेवर ज्वाइंट, और उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, और फेडरेशन कभी बना ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों। द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। द एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेज। The executive authority of provinces was also exercised by the governor on the behalf of crown, not as a subordinate to governor generals। क्या कह रहा है कि the executive authority of province was also exercised by a governor on behalf of the crown and not as a subordinate to governor generals। तो भैया गवर्नर्स को भी मुक्ति मिली यहाँ से, और वो भी सीधे चले गए क्राउन के अंतर्गत। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन सर्टेन मैटर्स। द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन without ministerial advice and under the control and directions of Governor General and through him the Secretary of State। The executive authority of the center was vested in Governor General on behalf of the Crown। Councillors are council of ministers, ठीक ना दोस्तों। काउंसलर्स आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वाज नॉट अपॉइंटेड ऑल्दो सच प्रोविजंस एग्जिस्टेड इन द एक्ट ऑफ 1935। क्या कह रहा है, काउंसलर आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर वाज नॉट अपॉइंटेड
although such provisions existed in the Act of 1935। ये पॉइंट नहीं किएगा दोस्तों। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाइकैमरल consisting of Federal Assembly and Council of States। In 6 provinces the legislature was bicameral। देखिए 6 प्रोविंसेज में दोस्तों लेजिस्लेचर कैसी थी, बाइकैमरल थी, कंप्राइजिंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन अदर प्रोविंसेस लेजिस्लेचर वाज यूनिकैमरल। तो केवल 6 में दोस्तों बाइकैमरल थी 1935 एक्ट के द्वारा। Apart from Governor General's powers of veto, a bill passed by Central Legislature was also subject to veto by the Crown। क्या कह रहा है? Apart from the Governor General's powers of veto, a bill passed by Central Legislature was also subject to veto by the Crown। Governor General could prevent discussion in the legislature and suspend the proceedings on any bill if he was satisfied that it would affect the discharge of his special responsibilities। अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर उनके स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो प्रभावित करता है तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट डिस्कशन and suspend the proceedings। Governor General had independent powers of legislation concurrently with those of the legislature। Governor General had independent powers of legislation concurrently with those of legislature। On some subjects, no bill or amendment could be introduced in the legislature on some subjects without the governor। देखिए क्या कर रहे दोस्तों, on some subjects no bill or amendment could be introduced in the legislature without the governor general's previous sanction। तो ये वही सब था, टायरनी थी, ऑटोक्रेसी थी। द थ्री फोल्ड डिवीजन इन द एक्ट ऑफ 1935। ये थ्री फोल्ड डिवीजन, देयर वाज ए फेडरल लिस्ट ओवर विच फेडरल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। There was a provincial list of matters over which the provincial legislature has exclusive jurisdiction। There was a concurrent list which also the list which over which the both federal and provincial legislature has competence। तो ये है दोस्तों थ्री फोल्ड डिवीजन, ठीक है ना। थ्री फोल्ड डिवीजन हम लोग देख रहे हैं एक्ट ऑफ 1935, जिसको मैं आपको बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। तो इसमें जो दोस्तों थ्री फोल्ड डिवीजन किया गया, प्रोविंशियल माने प्रोविंशियल और सेंट्रल एंड कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट देयर आर ए कॉन्करेंट लिस्ट ओवर विच बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड कॉम्पिटेंस। Governor General was empowered to authorize either the federal or the provincial legislature to enact a law with respect to any matter which was not enumerated in the above noted legislative list। तो जो दोनों में नहीं था, तीनों में नहीं था दोस्तों, वो पावर किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था भैया कि वो किसको देता है, ठीक है ना। Dominion status was
promised by Simon Commission in 1929 was not confirmed by the Government of India Act 1935। लीजिए, साइमन कमीशन बोला था कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन 1935 वाला दोस्तों ऐसा कुछ किया नहीं। डोमिनियन स्टेटस विच वाज प्रॉमिस्ड बाय साइमन कमीशन इन 1929 वाज नॉट कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बस इसके बाद ख़त्म हो जाए। उसके बाद जिसकी आपको तलाश रहती है माने पॉपुलर पॉलिटी, वो आ जाएगी धीरे धीरे। अब देखिए क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। इन मार्च 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक ना, came with a draft declaration on the proposal of British government, came with a draft declaration on the proposal of British government. The proposals were to be adopted at the end of the Second World War, provided the Congress and the Muslim League could accept them. क्या कर दिस प्रोपोजल्स वेयर टू बी एडाप्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो क्रिप्स मिशन बोल आया था उसके प्रोपोजल्स को, प्रोवाइडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोजल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन पीपुल। ठीक ना दोस्तों, Constitution of India was to be framed by an elected constituent assembly by the Indian people. The Constitution should give India dominion status। तो डोमिनियन स्टेटस तो उस समय दे नहीं पाए ये, जो साइमन कमीशन बोला था इनको 1935 में देना चाहिए था लेकिन नहीं दिए। शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस, there should be one Indian Union comprising all the provinces and Indian states. Any province or Indian state not accepting the constitution would be free to retain its constitutional position existing at that time. With such non-acceding provinces, the British government could enter into separate constitutional arrangement। देखिए क्या कह रहा है, with such not acceding provinces, British government could enter into separate constitutional arrangements। भैया तो ये तो सीधे सीधे आप विकल्प दे रहे हैं कि आप डोमिनियन स्टेट्स को ना ज्वाइन करें, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को न एक्सेप्ट करें, और फिर हम आपको मौका देंगे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा। एनी कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन द इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम एंड विथ सच नॉन असेडिंग प्रोविंसेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड इंटर इनटू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। अब देखिए, तो ये था क्रिप्स मिशन दोस्तों, 1942 में आया था, ठीक है ना, मार्च 1942 याद रखिएगा। अब आएगा कैबिनेट मिशन। इन मार्च 1946 लॉर्ड एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेमली, ये पूछा जाता है कौन कौन से कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे दोस्तों कैबिनेट मिशन में। और सरकार किसकी थी? क्लीमेंट एटली की। द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन
was to help India achieve its independence as early as possible and to set up a constituent assembly. The cabinet mission rejected the claim for a separate constituent assembly and a separate state for the Muslims. देखिए, इसको याद रखिए, कैबिनेट मिशन जो आया था दोस्तों रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग की मांग को. कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम लीग. तो अच्छा, ये काम तो अच्छा किया था कैबिनेट मिशन. According to cabinet mission plan, there was to be a union of India comprising both British India and the states and having jurisdiction over the subjects of foreign affairs, defense and communication. Foreign affairs, defense and communication, all residuary powers were to be vested in the provinces and states. देखिए, ये विभाजकारी नीति हर जगह अपना रहे हैं. वर्तमान में ऐसा नहीं है. क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है कि ऑल रेजिडुअरी पावर्स वेयर टू बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेज एंड द स्टेट्स. देख रहे हैं इन सबका दिमाग. जबकि वर्तमान में ऐसा है दोस्तों कि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास है, पार्लियामेंट में वेस्टेड है. यूनियन वाज टू हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड ए लेजिस्लेचर consisting of representative of the provinces and the states. Have an executive and a legislature consisting of representative of the provinces and the states. Any decision involving a major communal issue in the legislature was to require a majority support of the representative of each of the two major communities present and voting, as well as a majority of all the members present and voting, as well as a majority of all the members present and voting. Province could form groups. देखिए क्या कह रहा है. Provinces could form groups with executive and legislature, and each group could be competent to determine the provincial subjects. माने ग्रुप में विभाजित होने को भी आपको अलाउ कर रहे हैं. ठीक है ना. ये कैसे, कौन कह रहा है? कैबिनेट मिशन कह रहा है. The provinces could form groups with executives and legislatures. Each group could be competent to determine the provincial subjects. इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान. ठीक है ना दोस्तों. The plan for transfer of power to Indians and partition of the country was laid down in the Mountbatten Plan. It was given a formal shape by a statement made by the British government on 3rd June 1947. तो 3 जून 1947 को कहा जा रहा है कि माउंटबेटन प्लान जो दोस्तों क्या करेगा. इट वाज गिवन ए फॉर्मल शेप बाय ए स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3rd June 1947. 3rd June 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द माउंटबेटन प्लान. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है ना दोस्तों. तो कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आ रहा है, उसके बाद आ रहा है दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was amended by the adaptation orders both in India and Pakistan for setting up an interim constituent assembly to draw up future constitution of the country। क्या कह रहा है? इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was amended by the adaptation orders both in Pakistan and India and Pakistan for setting up an interim constituent assembly to draw up the future constitution of the country। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। On the 15th August 1947, India ceased to be a dependency and suzerainty of the British Crown over the Indian states, and the treaty relations with tribal areas lapsed from that date। From the 15th August 1947, India ceased to be a dependency and suzerainty of the British Crown over the Indian states, and the treaty relation with tribal areas left from that date। The office of the Secretary of State for India was abolished। The Governor General and the Governors lost extraordinary powers of legislation in compete with the legislature। तो इनको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया। The Central Legislature of India, composed of Legislative Assembly Council of State, ceased to exist on August 1497। Ceased to exist on August 1497। अब देखिए, Constituent Assembly itself was to function also as central legislature with complete sovereignty। तो जो संविधान निर्माण सभा थी दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही सेंट्रल लेजिस्लेचर के रूप में काम करती विथ कंप्लीट सॉवरेंटी। सब कुछ खत्म कर दिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ से संविधान सभा जो है अपने हाथ में ले ली, लेजिस्लेचर विथ कंप्लीट सॉवरेंटी। तो अब दोस्तों सर्वे सर्वा अब संविधान सभा हो रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस यहां से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ना तो दूसरी वीडियो में देखा जाए। तो दोस्तों ये जो दूसरा टॉपिक देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला दोस्तों, एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब यहाँ से जिसकी आपको लोग को तलाश रहती है पॉपुलर की, वो आएगा। लेकिन दोस्तों पॉपुलर के साथ साथ उसको भी देखना जरूरी था, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।